हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से पहले हमने प्रागैतिहासिक काल से लेकर मौर्य काल के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियो के लिंक डाल दिए हैं। आप वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में मौर्य काल के शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। हाँ, क्लास शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप जितना मर्ज़ी लंबा-लंबा पढ़ते रहें या ग्रंथों की तरह पढ़ते रहें, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम मौर्योत्तर काल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के साथ उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आज की क्लास को आप शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। मौर्योत्तर काल 187 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की लड़खड़ाती हुई दीवार 187 ईसा पूर्व में ढह गई और मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ ही भारतीय इतिहास की राजनीतिक एकता कुछ समय के लिए खंडित हो गई। मौर्य काल के अंत के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके कुछ स्थानों पर अलग-अलग स्थान राज्यों की स्थापना की और सामंतों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इससे पूरा मगध साम्राज्य बिखर गया। शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। उसने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का अंत कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शुंग वंश। हर्षचरित्र से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और शुंग वंश प्रथम ब्राह्मण राजवंश जिसने मगध पर शासन किया था। पुष्यमित्र ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। शुंग वंश में 10 राजाओं द्वारा 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को सेनानी कहा गया है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शुंग उज्जैन प्रदेश के रहने वाले थे। उनके पूर्वज मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में 2 यमन आक्रमण हुए, जिनका नेतृत्व पहले डेमेट्रियस ने किया और दूसरा मिनांडर ने किया। मिनांडर को मिलिंद भी कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने दोनों जो युद्ध हुए थे उनमें विजय प्राप्त की। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में बहुत से स्तूपों को, जो बौद्ध स्तूप थे, उनको नष्ट करवा दिया था। लेकिन अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में वे बौद्ध धर्म की महानता को समझ गए थे और बाद में उन्होंने कई स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें से मध्य प्रदेश का बरहूत स्तूप का पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था और पुष्यमित्र शुंग ने पत्थर का करवाया। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध और सांची के स्तूपों को भी एक नया रूप दिया। पुष्यमित्र ने वैदिक धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया और पाली के स्थान पर संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया। आगे है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग के समय में बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पतंजलि द्वारा महाभाष्य की रचना की गई। पतंजलि की रचना कौन सी होगी? महाभाष्य। और पाणिनि द्वारा क्या लिखा गया था? अष्टाध्यायी। और मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई। पुष्यमित्र शुंग ने कालिंग नरेश खारवेल से युद्ध किया, परंतु खारवेल ने उसे हरा दिया था। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसने बौद्ध धर्म को
अपना लिया। आगे है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद 148 ईसा पूर्व में हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र जो था वो इसका उत्तराधिकारी बना। वह विदिशा का उपराजा था। उसने कुल 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी रचना मालविका अग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालवा देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। शुंग वंश भांजा के बिहार, बोधगया की वेष्टनी, पेसनगर में गुरुध्वज स्तंभ आदि शुंगकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था कण्व वंश। आगे हम बात करते हैं कण्व वंश की। जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, उसी प्रकार वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। इस वंश का शासन मात्र 45 वर्ष रहा, जिसमें 4 शासकों ने शासन किया: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। कण्व वंश ने ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में भारी योगदान दिया। इस वंश का तीसरा शासक नारायण कण्व एक निर्बल और अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार मात्र बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गया था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री तिमुक द्वारा कर दी गई थी और कण्व वंश के शासन का अंत हो गया। उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना हुई। आगे हम करते हैं सातवाहन वंश। ढक्कन में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों में 27 ईसा पूर्व तिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। आरंभ में यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु चक शासकों ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में ही स्थानांतरित होना पड़ा। इसी कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठा थी, जो कि उस समय महाराष्ट्र में थी और जो आधुनिक भारत में आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस वंश का संस्थापक तिमुक था। उसने 12 वर्षों तक शासन किया। तिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा शासक बना और इसे कान्हा भी कहा गया है कहीं कहीं पे। कृष्णा के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका का नाना घाट अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई हैं। नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को महान शासक व महान विजेता बताया गया है। नानाघाट अभिलेख में यह भी उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य से ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू कर दिया था और यह भूमि दान का प्रथम अभिलेख में प्रमाण है। आगे हम पढ़ेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसी समय नासिक के शक शासक नहपाल ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। नासिक से चांदी के 8000 के करीब सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपाल और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में नासिक में एक गुफा तपस्वियों को दे दी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी को पश्चिमी का स्वामी कहा गया और इसे अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में
ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। सातवाहन शासकों ने शीशा, तांबा, पोटीन, चांदी के सिक्के चलाए। सातवाहन वाणिज्यिक मात्रात्मक था, लेकिन राजा का पिता के वंश से ही बनते थे। जो राजा बनते थे वो पिता के वंश से ही बनते थे। मातृत्वात्मक के लिए ये था कि वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी में गौतमी उसकी माता का नाम है और पुत्र शातकर्णी उसका खुद का नाम है। गौतमी पुत्र है इसलिए पुत्र लिखा गया है। इनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्रह्मी थी। साहित्यकार हॉल और गुणाढ्य इसी काल में हुए थे। गुणाढ्य ने बृहत कथा, वह हॉल ने सप्तशतक जैसे ग्रंथों की रचना की। इनकी भाषा प्राकृतिक थी। कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण व अमरावती कला का विकास, कला क्षेत्र में सातवाहनों ने अहम योगदान दिया। गुणाढ्य रचित बृहत कथा के बाद संस्कृत भाषा में कथा, सरित सागर और कथाकोश नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना हुई। यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी था जो सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों के विजित क्षेत्र पर उन्हें अधिकार कर लिया। इनके सिक्कों पर नाव के चित्र अंकित हैं। मौर्यकालीन कला व संस्कृति। मौर्य उत्तर काल में मथुरा मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के अंत में जैनियों ने मथुरा में एक विशेष कला शैली व मथुरा कला शैली का विकास किया। भारहूत स्तूप के चारों ओर शुंग काल में 7 फुट ऊंची चार दीवारी बनाकर 4 तोरण द्वार लगाए गए। तोरण द्वार और परिवेशनी बहुसंख्यक स्थापत्य कृतियों द्वारा अलंकृत किए गए। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के अनुसार राजगृह में 36 प्रकार के शिल्पी रहते थे। मिलिंद पाहों में 75 व्यवसायों का विवरण दिया गया है। उनमें से 60 शिल्प से संबंधित है। हेनसांग ने कनिष्क के बिहार और स्तूपों का वर्णन किया है। दूसरी शताब्दी में ढक्कन से अमरावती कला का विकास हुआ। मौर्योत्तर काल में चित्रकला का उदाहरण अजंता की 9 से 10 नंबर गुफाओं में देखने को मिलता है। अजंता की गुफा 9 से 16 में उपासकों को स्तूपों की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है और गुफा नंबर 10 में जातक कथाएं अंकित हैं। आगे हम मौर्योत्तर काल के एमसीक्यूज कर रहे हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? नागभट्ट ने, वसुमित्र ने, पुष्यमित्र ने या फिर अग्निमित्र ने? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र ने की थी और इनको क्या बोलते थे? पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने इसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद उत्तराधिकारी कौन बने? कुषाण, सातवाहन, शुंग या पहलव? तो मौर्यों के बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे? शुंग, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्यों के अंतिम राजा की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा, पौर्णमावी, सातकर्णी या फिर देवभूति? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है, जिसकी हत्या वसुदेव ने की थी। वसुदेव ने। और उसकी हत्या करने के बाद उन्होंने 75 ईसा पूर्व कौन से वंश की स्थापना की? कण्व वंश की। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट की सेना में किस पद पर आसीन था? प्रधानमंत्री, सेनापति, गवर्नर या इनमें से कोई नहीं? तो पुष्यमित्र शुंग सेनापति था। इसमें मौर्य सम्राट की सेना में। किस सम्राट की सेना में था?
बृहद रथ की सेना में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण या फिर सुशर्मा? तो कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन अंदर सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुख, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी या वरिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी? तो जो सातवाहन या फिर अंदर सातवाहन वंश है, उसका जो संस्थापक था वो कौन था? सीमुख। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में कार्य किया था। नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चेरों के अधीन या फिर हर्यकों के अधीन? तो किसके अधीन किया था? मौर्यों के अधीन प्रधानमंत्री और सेनापति के रूप में कार्य किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा, पुटीन, तांबा या फिर स्वर्ण? सातवाहनों के समय में जो मुद्रा बनी होती थी वो बनी होती थी सीसा की, शीशे की बनी होती थी। लेकिन शीशे के अतिरिक्त पुटीन, तांबा, स्वर्ण और कांसा, इन सब का भी मुद्राएं बनाने में उपयोग किया जाता था, लेकिन सर्वाधिक बनी होती थी वो शीशे की बनी होती थी। हमारा अगला प्रश्न है, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? शुंग वंश का, कुषाण वंश का, राष्ट्रकूट वंश का या फिर सातवाहन वंश का? तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो सातवाहन वंश का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश में, सौराष्ट्र में या प्रतिष्ठान में? तो कहाँ शुरू किया था उन्होंने? महाराष्ट्र से अपना आरंभिक दिनों में शासन किया था शुरू। प्रतिष्ठान उनकी राजधानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, प्रतिष्ठान, औरंगाबाद या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन तो हमारा पिछले क्वेश्चन में ही कवर हो गया कि सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, हॉल ने, तिमुक ने या सातकर्णी ने? तो गाथा सप्तमी की जो रचना की थी वो किसने की थी? हॉल ने। हमारा अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंशज ने भारत पर राज किया? सातवाहन वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश या फिर गुप्त वंश? तो शुंगों के बाद कौन आए थे? कण्व। कण्व वंश ने उसके बाद राज किया था भारत पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि मुक्त कर मुक्त भूमि देने की प्रथा चलाई थी? सातवाहनों ने, मौर्यों ने, गुप्तों ने या फिर चोल वंश के शासकों ने? किन शासकों ने चलाई थी? सातवाहन शासकों ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान वैश्याकरण पतंजलि किसको समकालीन था? किसका समकालीन था? जो कनिष्क का समकालीन था, पुष्यमित्र गुप्त शुंग का कालीन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी का या फिर चंद्रगुप्त का? तो ये किसका समकालीन था पतंजलि? वो था पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कालिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या फिर शर्मन? कौन था कलिंग का महान शासक? खारवेल। खारवेल। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की, पतंजलि की, मन्नु की या फिर तुलसीदास की? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? बरहूत का स्तूप, के स्तूप की वेदिका या तोरण द्वार, भेजा स्तूप या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सातवाहन नरेश हॉल के समकालीन गुनाडे ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? बृहत कथा, बुद्ध चरित्र, लिलवे या फिर सतसई? तो नरेश हॉल ने किसकी रचना की थी? बृहत कथा की। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? कण्व वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या फिर मौर्य वंश? तो सबसे प्राचीन जो वंश है वो है मौर्य वंश। हमारा अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट ने, वसुमित्र ने, पुष्यमित्र ने या अग्निमित्र ने? तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने। कैसे की थी? जो मौर्य शासक था, मौर्य के अंतिम राजा भद्रथ की हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि प्रसिद्ध नाम है, वे किसके काल में हुए थे? कुषाण वंश के काल में, शुंग वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में या फिर मौर्य वंश के काल में? तो ये किनके काल में हुए थे? शुंग वंश के काल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य लेखक पतंजलि समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य का, देवभूति का, पुष्यमित्र शुंग का या समुद्रगुप्त का? तो पतंजलि ये किसमें हुए थे? पाणिनि और पतंजलि शुंग वंश में। तो इनमें से शुंग वंश का कौन सा है? देवभूति और पुष्यमित्र। लेकिन जो पतंजलि का समकालीन था वो था पुष्यमित्र। हमारा अगला प्रश्न है, शुंगों के पूर्वज मुख्यतः किस स्थान से थे? उज्जैन से, मगध से, सौराष्ट्र से या फिर प्रयाग से? तो शुंगों के जो पूर्वज थे वो थे उज्जैन से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन वर्ण व्यवस्था का रक्षक था? खारवेल, पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी? जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक था वो था पुष्यमित्र शुंग। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया। सातवाहनों का पुराणिक यंत्रों के साथ साथ तादाद में समझा जाता है। सातवाहन और शक दीर्घकालिक संघर्ष में लगे थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा सी। यह सही नहीं है कि सातवाहन और शक दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहते थे, क्योंकि शकों के बाद शक तो आए ही इसके बाद में थे सातवाहन के। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य था सातवाहन, पल्लव, चोल या फिर चालुक्य? तो कौन सा था? सातवाहन वंश। कि पहला वंश तो थोड़े सी ही जगह पर सीमित रह गया था। चोल और चालुक्य आएंगे इसके बाद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? खारवेल के लिए, कुशर्मण के लिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए या फिर पुष्यमित्र शुंग के लिए? तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा सबसे पुराना है? राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, सातवाहन? तो सबसे पुराना है सातवाहन। कि ये सारे वंश हैं जो इसके बाद में आते हैं। तो सही हो गया हमारा सातवाहन। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन वर्तमान में किस प्रदेश से संबंधित है? महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कोंकण से या फिर कालिंग से? तो जो सातवाहन है वो वर्तमान में आंध्र प्रदेश से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सातवाहन वंश मात्र नामों से पहचाने जाते थे। ये सही है। सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकारी
सामान्यतः पितृवंशीय होता था। ये भी सही है। उपयुक्त कथन में से कौन-सा सही है? अब हमारा ऑप्शन देखो केवल 1, ये गलत हो गया। 1 और 2 दोनों, ये सही है। आगे वाला न 1 न 2 ये भी गलत है, ये भी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश की राजधानी कौन-सी थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, पुहार। तो जो कण्व वंश की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपाल को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? हॉल ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, पुलुमवी ने या फिर सिमुक ने? तो ये किसने किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।